हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लास्ट वीडियो में हमारा जर्नल ख़त्म होता है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ हमारा अध्याय 2.6। जर्नल में थ्योरी कम थी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी है। तो पहले हम थ्योरी की वीडियोस कंपलसरी करेंगे, उसके बाद आगे हम प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, देखें, व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन रोकड़ बही। रोकड़ बही यानी कैश बुक। इसमें आगे हम कैश बुक की भी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। सहायक बही के प्रैक्टिकल इस चैप्टर में हमें नहीं करना है। सहायक बही के लिए अलग से चैप्टर है। केवल सहायक बही की जो थ्योरी है वो हमको कैश बुक में इंक्लूड कर दी गई है। पहले के सिलेबस में ये प्रैक्टिकल के साथ ये थ्योरी थी, अभी कैश बुक और सहायक बही की थ्योरी को मर्ज करके कैश बुक चैप्टर में लाया गया है और इसके जो प्रैक्टिकल है वो अलग से, यानी कैश बुक के बाद करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सहायक बही से आशय। सहायक बही है क्या? ठीक है, पहले क्या होता था, या जो छोटे स्तर के व्यवसाय हैं, छोटे स्तर के व्यवसायी हैं, छोटे स्तर के व्यापार हैं, वो कम लेन देन में व्यवसाय करते हैं। दिन भर में उनके सौदे क्या होते हैं? कम होते हैं, जिससे जो भी लेखा जोखा होता है वो एक ही जर्नल में कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और उनको जो भी लेखांकन सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं वो आसानी से उनको उसमें प्राप्त हो जाती है। किंतु आज के समय में व्यवसाय का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी उन्नति कर चुका है, काफ़ी बड़े स्तर पर व्यवसाय होने लगा है, जिसमें सैकड़ों हजारों दिन भर में बड़े बड़े सौदे, छोटे बड़े कई प्रकार के सौदे किए जाते हैं। ठीक है, अब छोटे स्तर के व्यापार के लिए तो जर्नल पर्याप्त है, किंतु यदि हम बड़े स्तर पर व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए जर्नल पर्याप्त नहीं। जर्नल में किसी भी प्रकार की यदि हमको जानकारी चाहिए तो जहाँ पर सैकड़ों सौदे दिन में हो रहे हैं तो हमको काफ़ी असुविधा महसूस होगी व्यापारी को। तो उसके लिए जर्नल को ही छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब छोटे छोटे भाग कैसे, जिसको प्रारंभ सहायक बही के नाम से दिया गया। सहायक यानी उनकी सहायक बही, यानी उसके अंतर्गत कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जिससे कि उनका लेखा उन्हीं पुस्तकों में किया जाने लगा जिसके लिए उस सहायक बही को बनाया गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अब सहायक बही में सहायक बही को प्रारंभिक पुस्तक भी कहा जाने लगा है। पहले किसको कहा जाता था? सिर्फ जर्नल को। अब सहायक बही भी व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तक कही जाती है, क्योंकि अब इसके आधार पर ही क्या तैयार किए जाते हैं? खातों में खतौनी की जाती है, यानी लेजर तैयार किए जाते हैं। ये तो हम सहायक बही के से आशय हमने जान लिया। अब सहायक बहियों को कुल 8 भागों में डिवाइड किया गया, कुल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं के अंतर्गत इनका लेखा किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमको दिख रही है क्रय बही। क्रय बही यानी परचेस बुक। जितने भी क्रय संबंधी उधार, इनमें सिर्फ उधार का लेखा किया जाएगा। ठीक है, उधार शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि नगद के लिए अलग से पुस्तक रहेगी। इसमें जितने भी उधार क्रय दिन भर में सौदे किए जाते हैं तो क्रय बही में सिर्फ उधार क्रय किए हुए सौदों का लेखा ही किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको क्रय संबंधी जानकारी चाहिए, यदि हमको जर्नल से निकालनी होती तो क्रय क्रय क्रय, क्योंकि उसमें मिक्स होता है। अभी हमने जर्नल किया तो हमको पता है कि उसमें, तो जर्नल में जब हम क्रय संबंधी, मान लीजिए हमको क्रय संबंधी जर्नल में लेखे की जानकारी चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा, या काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हमको पूरी जर्नल डेट बाई डेट देखनी पड़ेगी कि हमको कब कब हमने कितनी कितनी तारीख को क्रय किया था, उसका बैलेंस क्या है। तो ये काफ़ी कठिन होता है। लेकिन यदि हम क्रय बही उठाते हैं तो उसमें हमको बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से क्रय संबंधी लेखे एक ही स्थान पर, एक ही पुस्तक में मिल जाएंगे। तो
ये क्रय बही के प्रकार, यानी इसमें सिर्फ उधार क्रय किए गए व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही यानी आपको शब्द से ही परिचित होंगे। क्रय यानी खरीदना, वापसी यानी रिटर्न, है ना। तो जो परचेस रिटर्न होती है क्रय वापसी बही, इसमें सिर्फ उधार क्रय किए गए व्यवहारों को जो वापस किया जाता है क्रय वापसी में उसका लेखा किया जाता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रय वापसी यानी खरीदे हुए माल की वापसी जो की जाती है विक्रेता को, केवल उन व्यवहारों का लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। अगला बिंदु है विक्रय बही। विक्रय बही यानी सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम विक्रय यानी उधार विक्रय किए गए व्यवहारों का लेखा करते हैं। जैसे क्रय बही में क्रय संबंधी, तो विक्रय बही में उधार विक्रय यानी उधार बेचे गए सभी प्रकार के व्यवहार जो उधार विक्रय किए गए हैं वो किस में आएंगे, विक्रय बही के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर है विक्रय वापसी बही। क्रेता जो माल खरीदता है और जो विक्रेता माल बेचता है और बिका हुआ माल यदि वापस आ रहा है तो वो कौन सी बही कहलाएगी, विक्रय बही। विक्रय वापसी बही, वापसी यानी रिटर्न और विक्रय यानी सेल्स। तो सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्रीज होंगी वो केवल रिटर्न्स की एंट्री होंगी, वो भी सेल्स रिटर्न की, अन्य कोई भी एंट्री इसमें शामिल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है प्राप्त बिल बही। प्राप्त बिल यानी बिल्स रिसीवेबल, है ना। ऐसी बही जिसमें उन व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनका अमाउंट हमको भविष्य में प्राप्त होना है। ठीक है, कि इतना राशि हमको प्राप्त होना है, ऐसी बहियों का लेखा किसमें किया जाता है, प्राप्त बिल बही यानी बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद है देय बिल बही। देय बिल बही यानी जिसमें हमको चुकाना होता है, बिल्स पेबल यानी पे करना होता है, किन किन को कितना अमाउंट हमको पे करना है वो किस में लिखा जाएगा, बिल्स पेबल यानी देय बिल बही में। ठीक है, और नेक्स्ट है रोकड़ बही। रोकड़ से आप परिचित हैं, रोकड़ यानी कैश, बही यानी बुक। ठीक है, रोकड़ बुक यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक और नगद संबंधी, रोकड़ संबंधी व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। यानी रोकड़ बही में किसी भी प्रकार से उधार व्यवहार का लेखा नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। और इसी से संबंधित हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल करेंगे, यानी हमको कैश बुक ही बनानी है। ठीक है, रोकड़ बही यानी कैश बुक, इसमें क्या किया जाएगा, सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य रोजनामचा बही, जिसको हम मुख्य जर्नल के नाम से भी जानते हैं। ये वो बही है जिनके लिए अलग से किसी प्रकार की कोई बही नहीं तैयार की गई है, यानी इसके अंतर्गत उन व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन व्यवहारों को इन 7 बहियों में शामिल नहीं किया गया है। मुख्य रोजनामचा बही भी श्रेणी यही आती है, पर ऐसे बही जिनके लिए ऐसे खाते जिनके लिए किसी प्रकार की कोई बही का निर्माण नहीं किया गया है, लेखांकन में कोई बही नहीं रखी गई है, उनके लिए कौन सी बही तैयार की गई है, मुख्य रोजनामचा बही। ठीक है, तो इसमें जो इन सब में नहीं आते वो किस में आते हैं, मुख्य रोजनामचा बही में। तो इस प्रकार से हमने सहायक बही से आशय सहायक बही के प्रकार पढ़े, और इसको क्या करेंगे आप डिक्टेट करके लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है हमको, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में जितना भी बुक में आप देख लेंगे, इसको क्या करेंगे डिक्टेट करके और फिर लिखेंगे। ये साइड हेडिंग है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और आप इसको क्या करेंगे, सभी को कॉपी में डिक्टेट करके ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सहायक बहियों के लाभ। अभी हमने पढ़े थे सहायक बहियों के प्रकार, अब पढ़ेंगे सहायक बहियों के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक यानी सहायक बही को हम सब्सिडी बुक भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पहला लाभ देखेंगे कार्य विभाजन। अब कार्य विभाजन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, कार्य यानी वर्क जो काम होता है, और विभाजन यानी उसको बांटना। तो सहायक बही होने से क्या होने लगा कि प्रत्येक कर्मचारियों को अलग अलग कार्यों को बांट दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति
सारे कार्य स्वयं करें तो कार्य में कहीं ना कहीं क्या होगी, भूल चूक होती है, बार बार गलतियां भी होती हैं। लेकिन यदि उन्हीं कार्यों को हम अलग अलग व्यक्तियों में थोड़े थोड़े वर्क को बांट देंगे तो वो कार्य क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम सहायक बहियों का विभाजन कर देते हैं, यानी मान लीजिए हमने किसी को क्रय बही का दायित्व दिया तो वो सिर्फ किस क्रय संबंधी व्यवहारों का लेखा करेगा, और जब वो करते 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 क्या होगा, उस कार्य को करने में दक्ष हो जाएगा। ठीक है, और उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगेगा, निपुण हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का निर्धारण। यदि किसी को कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है, तो कार्य के साथ साथ उत्तरदायित्व अपने आप जन्म लेता है। उत्तरदायित्व है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपको कोई वर्क दिया गया है करने के लिए तो उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो वर्क आपको करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। यदि किसी को क्रय बही, विक्रय बही अलग अलग भाग दिए गए हैं, यदि वो करता है तो उसका उत्तरदायित्व यानी किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो, और यदि किसी बही में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसका उत्तरदायी भी किसको ठहरा जाएगा, जिसको वो कार्य सौंपा गया है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई कार्य दिया गया है करने के लिए और उस कार्य में त्रुटि होगी यदि, तो पकड़ा कौन जाएगा, आप। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप, क्योंकि वो कार्य किसको दिया गया था, आपको करने के लिए। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में भी जिस बही का उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, जिस कर्मचारी को दिया जाएगा, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व भी किसको होता है, उन्हीं कर्मचारियों को होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है खतौनी में सरलता। खतौनी यानी खाते में एंट्री करना, उसको शब्द आपके लिए नया है, खतौनी करना। जब हम खाता बनाएंगे लेजर तो हम बताएंगे कि खातों में जो खतौनी की जाती है, लिखा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, खतौनी शब्द कहते हैं। ठीक है, खतौनी में सरलता यानी अब हमको क्रय संबंधी लेखे करने हैं, विक्रय संबंधी लेखे करने हैं, क्रय वापसी करनी है, विक्रय वापसी संबंधी लेखे करने हैं, कितना हमको किसको चुकाना है, कितना हमको किससे लेना है व्यापारियों को, कितने व्यवहार नगद हैं, कितने व्यवहार उधार हैं, इन सब का लेखा, इन सब की खतौनी करने के लिए काफ़ी सरलता, क्योंकि हमको इनकी जानकारी एक ही पुस्तक में आसानी से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है जांच करने में सुविधा। अब किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ रही है, कोई अशुद्धि हुई है लेखांकन में, पुस्तकों में, बहियों में, तो वो त्रुटि किस संबंधित है, वो उसका संबंध किन से है, नगद व्यवहार से है, उधार व्यवहार से है, क्रय से है, वापसी से है, विक्रय से है, विक्रय वापसी से है, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, उसका रूप क्या है, त्रुटि हुई कहाँ है, पहले इसका पता लगाना। यदि उस त्रुटि का पता चल जाएगा तो उस बही को आसानी से निकालकर उसमें जांच की जा सकती है और वो त्रुटि पता चल जाएगी। यदि बहियाँ नहीं होंगी तो जर्नल में क्या होगा, शुरू से अंत तक हम जर्नल टटोलेंगे कि कहाँ पर गलती हुई है। लेकिन यदि हमको पता कि हमारी ये जो गलती है वो क्रय संबंधी गलती है या ये गलती है जो विक्रय संबंधी गलती है, तो हम केवल उसी पुस्तक को निकालेंगे और उसमें इन संबंधी गलतियों को ढूंढकर और उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक ही स्थान पर पूर्ण जानकारी। यदि हमको खर्चों की जानकारी या हमको मान लीजिए नगद, कितने व्यवहार हमने नगद किए शुरू से लेके अभी तक, तो हमने क्या निकाली, कैश बुक निकाली, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ नगद व्यवहारों का लिखा होता है और हमको दिन भर के कितने नगद व्यवहार हुए, कितने नगद में सौदे हुए, कितना ट्रांजेक्शन हमारा कैश में हो रहा है, वो सारा हमको एक ही स्थान पर पता चल जाएगा। यदि हमको उधार की जानकारी ये चाहिए कि हमने दिन भर में कितना माल उधार बेचा है या कितना माल उधार खरीदा है, इसकी जानकारी चाहिए तो हमको क्रय बही या विक्रय बही में भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। यानी एक ही बही में उससे संबंधित सारी लेखे पूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर हमको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला है वहनीयता। वहनीयता यानी उसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहनीयता यानी यदि व्यवसाय बड़ा है तो जो जर्नल है, बहियाँ हैं, उनको क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है, और यदि व्यवसाय छोटा है
तो भइयों की संख्या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खर्च भी काफ़ी आता है, उसको मेंटेन करने के लिए उतने कर्मचारी भी चाहिए। और यदि व्यवसाय बड़े स्तर का है तो हम भइयों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, यानी व्यापार के स्वरूप के हिसाब से हम भइयों को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो कर का भुगतान किया जाता है, यानी जो टैक्स पेड किया जाता है, उसके लिए भइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो अलग अलग जब भइयाँ रहेंगी तो उसको लाने और ले जाने में भी क्या रहती है, सुविधा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आप देख रहे होंगे, समय व श्रम की बचत। समय व श्रम की बचत, अलग अलग व्यक्ति को यदि हमने कार्य सौंप दिया है तो वो कम समय में अपना कार्य पूर्ण करके अन्य कार्य में अपना योगदान दे सकता है, यानी समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। और यदि किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हमको किसी वही की, तो कम समय में उस वही को निकाल कर और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है लोचता। लोच यानी फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना है ना। तो लचीलापन यानी कि हम इसके हिसाब से अपने खर्चा कम या बड़ा कर सकते हैं, भैया छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, व्यवसाय की प्रकृति पर, यानी लोच यानी परिवर्तनशील, समय के अनुसार बहियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो इस प्रकार से हमने सहायक बहियों के लाभ पढ़े। तो आज हमने कुल कितने, तीन प्रश्न पढ़े ना। सहायक बही से आशय, सहायक बही के प्रकार और सहायक बही के लाभ। तो हम तीनों प्रश्नों को कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, और इससे भी यानी लाभ को भी सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखना है। 10th तक हम काफ़ी शॉर्ट में आंसर देते थे बच्चों, अब लिखने का पैटर्न अलग हो गया है। अब आप हायर सेकेंडरी क्लासेस में गए हैं तो आप थोड़ा सा विस्तार करके लिखिए। कुल 8 बिंदुओं पर आपको समझाया गया है, आप इनमें से कोई भी 6 बिंदु अपनी कॉपी में लिखकर, जो भी आप 6 बिंदु याद कर सकें, ज़रूरी नहीं आपको 8 पॉइंट लिखना, कोई भी 6 बिंदु आप जिसको याद कर सकें उन्हीं 6 बिंदुओं को कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे समझाने से आपको याद हो जाएगा, काफ़ी कुछ आपके लिखने से याद हो जाएगा, और जब एग्जाम टाइम में आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न जो आपको थ्योरी समझाई गई, आप उसको कॉपी में लिखेंगे, और आगे की थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।